नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 4। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हम देख रहे थे उनके अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और भाग नंबर 2 में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, ये कंप्लीट की कंप्लीट क्लासें हैं जो आपको प्लेलिस्ट राजस्थान भूगोल कोर्स के नाम से जो बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएगी। संपूर्ण क्लासें आरबीएसई और एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। आपको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आरबीएसई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लास अगर आप ये अटेंड करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, इनके नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं जो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके स्टोर में राजस्थान जीके के नाम से फोल्डर बना हुआ, वहां पर कंप्लीट नोट्स है वो मिल जाएंगे। दोस्तों, तो एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी यहां पर आ रहे हैं वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े, यहां पर इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है। दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों, पहले हम थ्योरी है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी में दे देता हूं कि राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों, ये हमारा राजस्थान के अंदर अगर हम अरावली की बात करते हैं तो यहां पर आपको अरावली मिलेगी। इस प्रकार अरावली फैली हुई है, ये आपकी अरावली है यहां पर। और मित्रों, जो यहां पर आपको यह भाग दिखाई दे रहा है यह है मरुस्थलीय प्रदेश। यह है मित्रों मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश, आप इसको नाम दे सकते हैं। अब देखिए, यह जानकारी जो तैयारी कर चुके हैं किसी न किसी भर्ती उनको सबको पता है, लेकिन जो जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए डायग्राम बना लेना और आराम से तैयारी करना। अब देखिए यहां पर आती है जो ये रेखा है, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको पता चले। यहां पर जो ये रेखा दिखाई दे रही है यह है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहां पे मैं 50 लिख देता हूं। और यहां पर एक रेखा आती है हमारी जो आती है 25 सेंटीमीटर, जो समवर्षा रेखा है 25 समवर्षा सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो। दोस्तों, तो जो ये ऊपर वाला भाग है जिसको मैं खड़ी डंडियों से दिखा रहा हूं आपको, ये भाग होगा आपका शुष्क मरुस्थल में। किसमें आएगा ये भाग? ये आएगा शुष्क मरुस्थल में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ये, समझे आप। और जो ये बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है ना, ये आएगा अर्ध शुष्क में। किसमें आएगा? अर्ध शुष्क के अंदर। दोस्तों, ये बेसिक जानकारी है, नॉर्मल जानकारी है। अब देखिए अरावली है ना आपकी, ये इस अरावली से लेकर यहां पर राजस्थान के 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 13 जिले। कुल 13 जिले हैं, जिनमें से 12 जिले हैं ना वो मरुस्थलीय जिले हैं। दोस्तों, जो जानकारी कंप्लीट नोट्सों के अंदर लिखी गई है ये एक बेसिक जानकारी कि मरुस्थल है कहां पर, हमारे जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो कहां पर है, वो जानकारी आपको मैंने यहां पर दी है। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं क्लास को। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार अरावली के पश्चिम में, क्योंकि अरावली अगर हम दर्शाते हैं तो इस प्रकार ये अरावली हो गई हमारी, इसके पश्चिम में इस दिशा में स्थित है 13 जिले, उनमें से 12 जिले ना वो मरुस्थलीय जिले हैं। अब क्वेश्चन सीधा तो आएगा नहीं। किसके अनुसार अरावली के पश्चिम में स्थित 13 में से 12 जिले मरुस्थलीय जिले घोषित किए गए? किसके अनुसार? राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। ये जो आपकी अरावली है ना, ये अरावली के पश्चिम के अंदर जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है वो 61% भाग पर फैला हुआ है। और राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इतनी 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या है जो निवास यहां पर करती है। दोस्तों, आया समझ में यहां पर आपको यह जानकारी? आगे चलिए मित्रों, इस प्रदेश की पूर्वी सीमा आंशिक रूप से भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत के द्वारा, जो मैंने आपको बता भी दिया है। अगर हम यहां पर ऊपर बना लेते हैं एक बार वापस, यह अरावली प्रदेश, यह अरावली बना लेते हैं हम, तो यह देखिए यह रेखा है ना, यह अरावली आ गई, यह हो गई पूर्वी सीमा। और तथा आंशिक रूप से जलवायु के द्वारा यानी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना उसके द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि पश्चिमी सीमा रेड क्लिफ रेखा के द्वारा निर्धारित होती है।
ये रेड क्लिप रेखा आ गई आपकी यहां से, ये रेड क्लिप रेखा है। रेड क्लिप रेखा जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अध्यारोपित सीमा है, वो सीमा दोस्तों, समझ गए आप। आगे चलिए, जो जानकारी मैंने दी वो यहां पर आ गई। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभक्त करती है। पहला थार का मरुस्थल यानी शुष्क प्रदेश, थार का मरुस्थल, ये अरावली हमारी, ये अरावली हो गई, और ये आ गई 25 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका जो प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल, और ये भाग हो ना, ये हो गया आपका अर्ध शुष्क प्रदेश या जिसको हम राजस्थान बांगड़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। आ गया समझ में आपको। अब देखिए हम अलग पढ़ेंगे, थार के मरुस्थल को अलग पढ़ेंगे और अर्ध शुष्क प्रदेश को अलग पढ़ेंगे। कोई भी जानकारी हमारी गलत नहीं होगी, कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो चलिए, थार का मरुस्थल दोस्तों, थार का शाब्दिक अर्थ होता है मरुभूमि। थार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मरुभूमि होती है। एक बात यहां पे आप सभी साथियों से मैं पूछ रहा हूं, बता दीजिए, जो ये थार का मरुस्थल है ये किसका अवशेष माना जाता है? देखिए, थार का मरुस्थल है ना, वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। 33 सागर का अवशेष माना जाता है दोस्तों। इसे महान मरुभूमि भी कहा जाता है, इसी मरुस्थल को महान मरुभूमि भी कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं दोस्तों। इसका विस्तार भारत व पाकिस्तान में पाया जाता है। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, फिर पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है और गुजरात में भी है। समझ गए? अब देखिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, 4 राज्य, इसके अलावा पाकिस्तान जो देश है उसमें भी इसका विस्तार है। थार के मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में विस्तृत है। जो थार का मरुस्थल है ना, इसका 62% भाग कहां पर है? राजस्थान के अंदर विस्तृत है दोस्तों। आगे चलिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पर परमो कार्बोनिफेरस काल में सागर का विस्तार पाया जाता था। जो 33 सागर की हम बात कर रहे हैं ना, उसी सागर की। टर्सिनी काल के अंत में सागर के पीछे हटने तथा क्वाटरनरी काल में मानवीय गतिविधियों के कारण इस प्रदेश में मरुस्थल का विस्तार हो गया। 3 काल, परमो कार्बोनिफेरस काल है उसमें सागर, टर्सिनी काल है उसके अंदर सागर पीछे हटा, और क्वाटरनरी काल है उसके अंदर यहां पर मरुस्थल का विस्तार हो गया दोस्तों। समझ गए? अब यहां पे नाम आया परमो कार्बोनिफेरस। इसके हमें अनुमान कहां से लगा, इसका हमें पता कहां से चलता है कि यहां पर सागर था? तो देखिए, कुछ प्रमाण भी लेकर आ जाता हूं आपके सामने। पश्चिमी राजस्थान में परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण पाए जाते हैं, जिनमें पहला है बाप बोल्डर बेड, दूसरा है बादुरा बालुकास्म। बादुरा बालुकास्म दोस्तों, समझिए आराम से, कोई दिक्कत वाली नहीं है। देखिए, जोधपुर जिले के बाप क्षेत्र में पाए जाने वाले बोल्डर परमो कार्बोनिफेरस काल से संबंधित है तथा यह हिमवाहित है। हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा वाहित है, बहाकर लाए गए। समझ गए? इसके अलावा बादुरा बालुकास्म, जोधपुर जिले के बादुरा नामक स्थान पर जीवाश्म युक्त बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। बादुरा के अतिरिक्त बाप क्षेत्र में भी बालुकास्म पाए जाते हैं। बाप में बाग बोल्डर बेड, इसके अलावा बादुरा में बालुकास्म। ये दो है जो परमो कार्बोनिफेरस काल के प्रमाण है दोस्तों। ये हो गया थार मरुस्थल। अब देखिए, थार के मरुस्थल के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले आता है शुष्क प्रदेश या थार का मरुस्थल जिसको हम कहते हैं। देखिए, पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा और पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य शुष्क प्रदेश स्थित है। पश्चिम में तो रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा आ गई। अब 2 रेखाएं, एक तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य है थार का मरुस्थल। इस प्रदेश के अधिकांश भाग पर बालू का स्तूपों का विस्तार पाया जाता है। स्थिति एवं आकार के आधार पर बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं। जो भी प्रकार है, जो भी हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में यहां पर देखेंगे। पहला बालू का स्तूप आता है, वो है अनुदैर्ध्य या पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप दोस्तों। देखिए, हवा की दिशा के समानांतर, हवा की जो दिशा होती है उसके समानांतर
निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है और थार के मरुस्थल में यह बालू का स्तूप अधिक पाए जाते हैं। इन्हें रेत कटक, अलब स्तूप, रेखिक स्तूप या सीप भी कहा जाता है। यह है अनुदैर्ध्य या पौना अनुवर्ती बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों का निर्माण सामान्यतः एक ही दिशा में तीव्र वेग से चलने वाली पवन के कारण होता है। इन बालू का स्तूपों का निर्माण अगर एक ही दिशा से पवन चलती है तेज गति के साथ, तो इन बालूकों का जो बालू का स्तूप है इनका निर्माण होता है। दोस्तों आगे चलिए। इन बालू का स्तूपों की दो श्रृंखलाओं के मध्य रेत मुक्त मार्ग पाया जाता है। एक श्रृंखला ये, एक श्रृंखला ये, तो ये बीच वाला क्षेत्र है ना, ये रेत मुक्त मार्ग होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं कॉरिडोर। और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो समझे यहां पे दो पवन अनुवर्ती बालू का स्तूपों की जो श्रृंखला है उनके मध्य जो रेत मुक्त मार्ग पाया जाता है उसको कॉरिडोर कहा जाता है। अब देखिए कॉरिडोर, कॉरिडोर को सहारा मरुस्थल में घासी के नाम से जानते, घासी के नाम से जाना जाता है। और इस कॉरिडोर से होकर मरुस्थलों में ऊंटों के काफिले चलते हैं, इसलिए इसे कारवां मार्ग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था, निम्न में से कारवां मार्ग क्या है, समझे आप? तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में अधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर ये हो गए पवना अनुवर्ती बालू का स्तूप। दूसरे बालू का स्तूप आते हैं हमारे, जो आते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए हवा की दिशा के समकोण पर, हवा इस प्रकार चल रही है समकोण पर, इस प्रकार निर्मित होने वाले चापाकार बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। इस प्रकार यह हवा चल रही है और यह रेत जमा हो जाएगी यहां पे, ये समकोण बन गया ना, तो ये समकोण पर बनते हैं। ये बालू का स्तूप शुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग जैसे बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहां पर अधिक पाए जाते हैं, समझे। और इन बालू का स्तूपों का निर्माण मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के द्वारा होता है। जो पवना अनुवर्ती थे वो तेज गति हवा से होते थे, और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है ये मंद गति की हवा के कारण इनका निर्माण होता है। तीसरा बालू का स्तूप आता है बरखान या अर्धचंद्राकार। दोस्तों यह अनुप्रस्थ प्रकार के स्तूपों का ही विशिष्ट प्रकार है, जिनका आकार अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार होता है। जो अनुप्रस्थ अभी हमने देखे ना समकोण पर बनते हैं, उन्हीं का प्रकार है। इनका निर्माण इस प्रकार हो जाता है, तो यह अर्धचंद्राकार बन गए ना, हवा चलती है यहां से, यह है दोस्तों। और यह सर्वाधिक गतिशील होने के कारण सर्वाधिक हानिकारक भी होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार आया है, समझ गए? जो शेखावाटी प्रदेश में अधिक पाए जाते हैं। लघु यानी छोटे गड्ढों के पीछे निर्मित होने वाले बरखान प्रकार के बालू का स्तूपों को लूनेट कहा जाता है, कि यहां पे एक गड्ढा है और गड्ढे के आगे जो ये बालू का स्तूप बनता है, समझे आप? इधर से हवा चल रही है तो इस गड्ढे में से रेत है, बालू है, वो निकलेगी और आगे है ना बालू का स्तूप बन जाएगा। इसको लूनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखना आपको। यह है बरखान। अगला आता है हमारा पैराबोलिक बालू का स्तूप या परवलयिक बालू का स्तूप। महिलाओं की हेयरपिन के समान आकृति वाले बालू का स्तूपों को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। हेयरपिन देखी होगी आपने, हेयरपिन के आकार के भी बालू का स्तूप होते हैं और उन्हीं को पैराबोलिक या परवलयिक कहते हैं। और ये मरुस्थलीय प्रदेश के अधिकांश जिले हैं ना, उनके अंदर आपको मिल जाएंगे, सभी जिलों में मिल जाएंगी पैराबोलिक। पांचवा आता है तारा बालू का स्तूप। 3 से अधिक बार निकली हुई भुजाओं वाले बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप कहते हैं। हवा चल रही है, इस प्रकार बन जाएंगे अलग अलग। यहां पे गड्ढा हो जाएगा, यहां पे गड्ढा है, इधर आपकी रेत जो मिट्टी है वो यहां से उठेगी और इस प्रकार का निर्माण ले लेगी। इनको कहते हैं तारा बालू का स्तूप। और यह बालू का स्तूप है ना, जो जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ है वहां से लेकर वह पोखरण क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा गंगानगर जिले का जो सूरतगढ़ है वहां पर, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, तारा बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? ऑप्शनों में मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी दोस्तों।
अगला आता है हमारा अवरोधी बालू का स्तूप। मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित किसी अवरोध, मरुस्थलीय प्रदेश में कोई अवरोध खड़ा हो, जैसे यहां पे कोई मकान है या यहां पे कोई पेड़ है, समझा, जैसे मकान, झाड़ी, पेड़ आदि के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप। हवा चल रही है यहां से, यह मकान आ गया तो मकान के पीछे की तरफ यहां पे एक बालू का स्तूप बन जाएगा, इसी को कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप दोस्तों। अब देखिए एक चीज आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, वो ये है अवरोधी बालू का स्तूप। तो आप अवरोध का पता चल जाएगा, मकान खड़ा है उसका हवा को अवरोध होगा तो उसके पीछे की तरफ बालू का स्तूप का निर्माण होगा। सब्र-कापीज बालू का स्तूप, सब्र-कापीज बालू का स्तूप देखिए क्या होता है, छोटी झाड़ियों तथा घास के झुंड के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूपों को सब्र-कापीज बालू का स्तूप कहा जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारी ये एक छोटी सी झाड़ी है, यहां पे ये झाड़ी है हमारी, समझ गए आप, हवा चल रही है इधर से, यह हवा आ रही है, तो इस झाड़ी है ना ये आपकी, यहां पर बालू का स्तूप बनेगा। या कोई घास है, जैसे यहां पे घास है, ये घास है हमारी, हवा चलेगी तो यहां पे बालू का स्तूप बन जाएगा, समझे आप। तो इन बालू को स्तूप है, इनको कहते हैं सब्र-कापीज बालू का स्तूप दोस्तों। और यह भी मरुस्थलीय प्रदेश में अधिकांश जिलों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, समझ गए आप। यह है अवरोधी और सब्र-कापीज बालू का स्तूप। अगला आता है हमारा नेबका। झाड़ियों के पीछे निर्मित होने वाले बालू का स्तूप नेबका कहलाते हैं, जो अभी हमने देखे सब्र-कापीज। और यह भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में, मरुस्थलीय जिले हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। जो हमने देखा ना अभी सब्र-कापीज, वही चीज है। वेलबेक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटी रेत से बने हुए बालू का स्तूपों को वेलबेक कहा जाता है। एक तो बहुत ही महीन रेत के कण होते हैं, एक बड़ी रेत होती है जो बजरी का नाम सुनते हैं ना, उसकी प्रकार की, उससे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको वेलबेक कहते हैं। आगे हमारा जो बालू का स्तूप आता है वो है द्रास। वर्दाकार वेलबेक को द्रास कहते हैं, यानी बड़ा जो वेलबेक होता है, मोटी मिट्टी के कणों से बना हुआ, उसको द्रास कहते हैं। और दरियन, राजस्थान में पाए जाने वाले स्थानांतरित बालू का स्तूपों को दरियन कहा जाता है। स्थानांतरित यानी अपनी जगह बदलते रहते हैं ये बालू का स्तूप, इन्हीं को कहते हैं दरियन दोस्तों। ये थे बालू का स्तूपों के प्रकार। कितने प्रकार के बालू का स्तूप है वो सभी मैंने आपको बता दिए। यहां पे कुछ नोट लिखकर एक जानकारी लेकर आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमादा, रेग और इर्ग। हमादा कहते हैं चट्टानी मरुस्थल को, रेग कहते हैं जिसमें चट्टाने भी हो और बालू का भी हो, और इर्ग कहते हैं रेतीले मरुस्थल को। ये याद रखना, आपको सीधा पूछ लिया ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, हमादा और रेग का क्या अर्थ होता है, या रेग या इर्ग का क्या अर्थ होता है, या हमादा या इर्ग का क्या अर्थ होता है। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है ये चीज आपके लिए। और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया ना, शेयर तो मेरे को पता है आप अंत में करोगे, लेकिन लाइक का बटन तो नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, तो लाइक कर दो, हमारा भी मनोबल बढ़े कि आपको कितनी क्लास समझ में आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, वो हमें लाइक से ही पता चलता है दोस्तों। अब चलिए आगे। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऐसी जगह है जहां पर बालू का स्तूप है ही नहीं। आप तो यही सुनते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ टीले टीले, नहीं है मित्र, जगह है ऐसी भी, कभी जाएंगे तो देखना। यहां पर देखिए कहां पर है, जैसलमेर जिले की पोखरण व जैसलमेर तहसील, पोखरण व जैसलमेर दोनों तहसील है, जोधपुर जिले की फड़ौदी तहसील और बीकानेर में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। कारण यहां बलुआ पत्थर व चूना पत्थर की चट्टानें अनावर्त पाई जाती है। मिट्टी है ही नहीं तो बालू का स्तूप होंगे कहां पर। यहां पर क्या पाई जाती है, बलुआ पत्थर है या चूना पत्थर है, उनकी चट्टानें हैं दोस्तों, समझे आप। इस वजह से यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। देखिए जैसलमेर शहर है वो जुरेसिक काल के बलुआ पत्थरों पर विस्तृत एक चट्टानी मैदान है। जैसलमेर शहर कृपया जुरेसिक काल के बलुआ पत्थर की बनी हुई एक कोई चट्टानी प्रदेश है, उस पर है दोस्तों। जैसलमेर जिले में रामगढ़ से लेकर रेडक्लिफ रेखा तक पीले पत्थरों का उत्पादन किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए।
पीले पत्थर जैसलमेर में कहाँ निकलते हैं? रामगढ़ से लेकर रेड क्लिफ रेखा तक दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए मित्रों, आगे कुछ नाम आ रहा है नाचना गांव, यानी ये जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जगह है जो फेमस है उसके लिए। नाचना गांव किसके लिए? जैसलमेर जिले में स्थित नाचना गांव मरुस्थल के विस्तार के लिए जाना जाता है। नाचना गांव मरुस्थलीय विस्तार के लिए जाना जाता है। नाचना का क्या प्रसिद्ध है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। बात करें समगांव, जैसलमेर जिले में स्थित समगांव राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र सम है दोस्तों। समझ गए? नाचना गांव विस्तार के लिए, समगांव वनस्पति रहित क्षेत्र। अगला आता है लाठी सीरीज। क्या है ये लाठी? जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक, देखिए जैसलमेर के अंदर पोखरण शहर है, मोहनगढ़ शहर है, तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक पाई जाने वाली भूगर्भीय जलपट्टी लाठी सीरीज के नाम से जानी जाती है दोस्तों। आ गया समझ में? और यह धरातल पर सेवण घास, दामन घास, मुराद घास पाई जाती है। भूगर्भीय जलपट्टी पाई जाती है जिसको लाठी सीरीज कहते हैं, और उस भूगर्भीय जलपट्टी के कारण वहां क्या जो धरातल है वहां पर घासें पाई जाती है, सेवण घास, दामन घास, मुराद घास। ये दोस्तों आगे है बट्टाडू का कुआं। बाड़मेर जिले में स्थित बट्टाडू का कुआं राजस्थान का जलमहल कहलाता है। कहां पर है? बाड़मेर में है ये बट्टाडू का कुआं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। समझ गए ना दोस्तों? आगे चलिए मित्रों, आगे आता है पीवणा। ये क्या है पीवणा दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सर्प की एक विषैली प्रजाति है पीवणा। जो बालूका है ना उसी के आकार का, उसी के कलर का होता है, उसी के रंग का होता है। तल्ली, बालूका स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को तल्ली कहा जाता है। जो बालूका स्तूप है, ये बालूका स्तूप, ये बालूका स्तूप, ये बालूका स्तूप, जो ये बीच में है ना ये जगह, इसको तल्ली कहते हैं। और इसे ही थल्ली या ढांड भी कहा जाता है दोस्तों। समझ गए तल्ली क्या होती है, पीवणा क्या है? आगे आता है टाट या रन दोस्तों। तलियों में वर्षा के समय जल के एकत्रित होने से निर्मित अस्थायी झीलों को टाट या रन कहा जाता है। तली, ये बालू का स्तूप और ये बालू का स्तूप, दो बना लेते हैं। और ये जो जगह है ना, ये नीचे की जगह है। यहां पर वर्षा का जल ऊपर से भी आएगा, चलकर नीचे से भी आएगा और यहां पर इकट्ठा हो जाएगा वर्षा का जल। इसी को टाट या रन कहा जाता है। और ये अस्थायी झीलें पलाया झील कहलाती है। क्या कहलाती है? ये पलाया झीलें कहलाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झीलें जैसलमेर जिले में आपको मिलेगी। सर्वाधिक पलाया झीलें कहां पर है? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, आगे आ रही है खड़ीन। शुष्क क्षेत्रों में निर्मित, शुष्क क्षेत्र है वहां पर निर्मित पलाया झीलों की एक और कच्ची मिट्टी की पाल का निर्माण कर दिया जाता है, तब इसे खड़ीन सिंचाई कहा जाता है। किसान लोग क्या करते हैं कि वहां पर, यहां पर यह आ गया टीला, ये टीला, अब क्या करेंगे कि तीन ओर से टीलों से घिरा हुआ, एक साइड से ये पानी निकलता है, तो वहां पे कच्ची, यहां पर इस प्रकार से कच्ची पाल बना देंगे जिससे वो पानी इकट्ठा हो जाए। समझ गए? कच्ची मिट्टी की पाल बना दिया जाता है और फिर इसे सिंचाई के काम में लेते हैं। इसी को कहते हैं खड़ीन सिंचाई दोस्तों। सिंचाई का जो सिंचाई की यह पद्धति है, इसका विकास 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, जो वर्षा जल संग्रहण की एक परंपरागत पद्धति थी दोस्तों। यह हुआ आपका शुष्क मरुस्थल। बचा क्या? अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसको हम राजस्थान का बांगड़ कहते हैं, वो भी हमारा बचा हुआ है दोस्तों। समझे आप? अब चलते हैं उसकी ओर दोस्तों। कहां पर है ये? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा तथा 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के मध्य राजस्थान बांगड़ या अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। ये राजस्थान, ये अरावली, ये हो गई 25 सेंटीमीटर, ये हो गई 50 सेंटीमीटर। ये जो बीच वाला भाग है ना, ये इसको हम कहते हैं राजस्थान बांगड़ या
अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान बांगड़ या बांगर प्रदेश बोलते हैं, शुष्क प्रदेश बोलते हैं। इसी में आते हैं हमारे नागौर का उच्च प्रदेश, गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, ये सभी इसी में है दोस्तों, इसी के अंदर। समझ गए आप? किसमें? अर्ध शुष्क प्रदेश में। इस प्रदेश को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। जो प्रदेश मैंने बताया ना, जैसे गग्गर का मैदान आ जाएगा, उच्च नागौरी प्रदेश आ जाएगा, शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, ये सभी यहीं पर है दोस्तों। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे आ रहा है गग्गर का मैदान। अर्ध शुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित, गंगानगर हनुमानगढ़ वहीं पर बहती है ना, गंगा नदी, सॉरी कौन सी, गग्गर नदी वहीं पर बहती है ना। तो देखिए अर्ध शुष्क प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहां पर स्थित गग्गर का मैदान गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण सरस्वती, द्वसदती, चौतांग तथा गग्गर नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, जिन पर वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत का जमाव हो गया। हमने पढ़ा था पहले कि सरस्वती की नदी के पाट में ही गग्गर नदी बहती है, वहीं पर द्वसदती उसी का नाम, चौतांग नदी भी बहती है। तो ये नदियां क्या करती थी दोस्तों, अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेकर आती थी अवसाद, उनका वहां पर जमाव हो गया गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। उस जमाव के बाद हवा चलती है, गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है, तो उससे वहां उसके ऊपर रेत जमा हो गई और जो मैदान बना उसको कहते हैं गग्गर का मैदान। इस प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी गग्गर है, जिसका उपनाम क्या है, मर्त नदी दोस्तों। और गग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। गग्गर नदी के पाट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है दोस्तों। यह है गग्गर का मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ में। 2 नंबर पे आता है शेखावाटी प्रदेश दोस्तों। देखिए यह अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यह देखिए मैं सिर्फ यह भाग ले रहा हूं आपका, थोड़ा सा सही बना लेते हैं इसको, किस प्रकार है ये। यहां पर तो आ गया गग्गर का मैदान, ये तो गग्गर का मैदान आ गया। अब देखिए चूरू, झुंझुनू, सीकर ये यहां पर है आपके, यहां पर। तो देखिए ये उत्तरी हो गया, ये पूर्वी हो गया, तो उत्तरी पूर्वी भाग में है ना शेखावाटी प्रदेश। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में पाया जाता है आपके शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में धरातल के नीचे चूना की परत पाई जाती है। जो शेखावाटी प्रदेश है इसमें धरातल के नीचे चूना की परत है, इसलिए यहां कुएं खोदना आसान होता है और इन कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाडा कहा जाता है। शेखावाटी प्रदेश में आप जाएंगे ना, किसी से पूछेंगे ना कुआं कहां पर है, तो वो कुआं नहीं, वो जोहड़ बोलते हैं उसको, या नाडा बोलते हैं, याद रखना आप। ये एक आंतरिक अफवाह वाला क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां यहां पर मिलेगी आपको। कांतली नदी आपने पढ़ा भी होगा। शेखावाटी प्रदेश में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा, बरखान बालू का स्तूप। और यहां राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी अधिक पाया जाता है शेखावाटी प्रदेश में दोस्तों। यह था शेखावाटी प्रदेश। आगे चलिए, आगे आ रहा नागौरी उच्च भूमि। देखिए नागौरी उच्च भूमि तो नागौर में होगी। देखिए नागौर जिले में विस्तृत नागौरी उच्च भूमि खारे पानी की झीलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौर का नाम आते ही खारे पानी की झीलें आ जाती है, जैसे कुचामण है, नावा है, डेगाना है, डीडवन है आदि क्षेत्रों में खारे पानी की झीलों से नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। समझ गए दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नागौरी उच्च भूमि से बनेगा तो यह बनेगा कुब्बड़ पट्टी। क्या है ये कुब्बड़ पट्टी? चलिए देखते हैं नागौरी उच्च भूमि में एक कुब्बड़ पट्टी क्या है। नागौर व अजमेर जिलों के भूगर्भिक जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहां के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसी कारण इसे कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। आजकल ये टेढ़ापन नहीं रहा है मित्रों। जो नागौर अजमेर निवासी है उनको तो पता है, लेकिन जो दूसरे जिलों से हैं या किसी बाहरी राज्य से राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, आजकल यहाँ के लोग समझदार बहुत हो गए। कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ पर जो बोलते हैं ना, घर के अंदर छोटा सा जल रखने का पात्र बना लेते हैं। ये लगभग 25,000, 30,000, 40,000 लीटर का। बरसात होती है, बरसात के अंदर जो छत का पानी, घर का पानी आता है बहकर, उसको इसके अंदर डाल देते हैं
और इसको भर लेते हैं और पीने के अंदर 12 महीने तक ये शुद्ध पानी का यूज करते हैं। इस वजह से जो ये चीज़ है ना कि हड्डियों का टेढ़ापन होना, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत कम, यानी कि यहाँ के निवासियों की आप देखेंगे जो फ्लोराइड युक्त पानी यूज करते हैं उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, दांत टूटने लगते हैं समय से पहले। ये बीमारी ज़्यादा थी दोस्तों, हड्डियाँ कमज़ोर होती है इससे पानी से। तो ये पार्लर पानी जिसको हम बोलते हैं, बरसात का पानी जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज करने लग गए। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल नागौर के मकराना तहसील के आसरवा गांव का है। सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त गांव की अगर हम बात करते हैं ना कि कौन सा है, तो वो मकराना तहसील है नागौर में, उसका गांव है एक आसरवा गांव, वहां का है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ये था नागौरी उच्च भूमि। आगे आता है गोडवाड़ प्रदेश दोस्तों। ये लूनी व इसकी सहायक नदियों का अपवा क्षेत्र है, गोडवाड़ प्रदेश। इसका अन्य नाम है लूनी बेसिन। क्या नाम है? लूनी बेसिन, इसी का नाम है अन्य नाम, जिसका विस्तार जोधपुर, पाली, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर व जालौर जिलों में पाया जाता है। जहां से लूनी निकलेगी उसको गोडवाड़ प्रदेश बोल दो या लूनी बेसिन बोल दो दोस्तों। और गोडवाड़ प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। गोडवाड़ प्रदेश में सबसे ऊंचा भाग आता है, वो आता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। और यही था आपका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आपने बहुत क्लास अटेंड की होगी। एक जानकारी लेकर चले जाना मित्रों, चाहे आप किसी भी भर्ती के आगे तैयारी कर रहे हैं, प्रतिदिन की क्लास आती है हमारी, उसको अटेंड कर लेना। चाहे आप कहीं से भी, कितनी बड़ी कोचिंग या कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए, लेकिन हमारी क्लास है, हमारे नोट्स बना लीजिए। जब पेपर हो उस दिन चेक कर लेना हमारा पढ़ाया हुआ कितना पेपर में आता है। दूसरी बात, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट करोगे तो क्लास संस्कृति है, राजनीति विज्ञान है, इसके अलावा इतिहास है, उनकी भी मैं क्लासें, दिन की एक क्लास उनकी भी शुरू कर देंगे, जिससे जल्दी से हमारा कोर्स हो जाए दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया ना मित्रों, तो लाइक ही हमारा मनोबल है, तो लाइक कर दो एक बार। जिन साथियों ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक फैला देना चाहिए, राजस्थान के हर एक छात्र तक पहुंचा दो। समय है अभी आपके सामने, अगर भर्ती नहीं है, आपको 1 महीने का समय मिल रहा है, तो उसमें आप राजस्थान जीके को इतना कंठस्थ कर लो कि भर्ती में आप अदर सब्जेक्ट पढ़ लो, राजस्थान जीके आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए लाइक और शेयर ये काम अधिक से अधिक करना, और जो भी मेरे नए साथी जुड़े हैं ना हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।